डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th का साइंस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपके दिमाग में कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ एक्टिविटी जो डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटी हैं, वो आता होगा जहन में, हर किसी के जहन में आता होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक लोहे का छड़ बिल्डिंग मटेरियल है, घर का में मकान बनाने में यूज होता है। अगर उसको थोड़ा मॉइस्ट जगह पर छोड़ दिया जाए, दिनों, हफ्तों, महीनों, क्या कोई चेंज आपको नज़र आता है? उसमें ज़रूर नज़र आता होगा। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि सेब, जैसे सेब फ्रूट है, सेब काट के आप खा रहे हैं और उसी समय आपका फ़ोन आ जाता है, आप कहीं फ़ोन सुनने चले जाते हैं और आधा उसका टुकड़ा रह जाता है टेबल पर। आप देखते हैं कि वो टुकड़ा कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद कलर चेंज करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? गर्मी के दिन में दूध आया, मान लीजिए डेयरी से दूध आया, पॉकेट वाला दूध आया, चाहे ऐसे ओपन दूध आया और गलती से छूट गया बाहर, फ्रिज में नहीं रखा गया, क्या होगा? वही होगा कि वो दूध फट जाएगा। ठीक उसी तरह से छड़ के साथ क्या होगा? उसमें रस्टिंग हो जाएगी, सेब के साथ ब्राउन हो जाना। पोटैटो चिप्स, लेज, ये सब खाते हैं आप। पोटैटो चिप्स अगर पैकेट में से फाड़ के कुछ खा लिए और बाकी छोड़ दिए, 2 दिन 3 दिन के बाद अगर फिर खाएंगे तो पोटैटो चिप्स कुरकुरे तो नहीं रहेगा, उसमें खास तरह की स्मेल आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ होता है इस वजह से कि उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है। और केमिकल रिएक्शन का वजह है कि कहीं ऑक्सीडेशन होने लगता है, कहीं डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो डिटेल्स में तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अब देखिए आपके सामने जो हमने ये रखा है एक शीट, उसमें अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उसको बिल्कुल बड़ा सिंपल वे में लिखा हुआ है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सर्टेन सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑन ए डेली बेसिस। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिएगा तो यही हमने लिखा हुआ है। हैव यू एवर थॉट वाई? ऐसा क्यों होता? क्या आपने सोचा? हाउ, कैसे होता? आपने सोचा? अब उसमें ये चारों जो अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया, वो चारों सिचुएशंस यहाँ एक एक करके दिए हुए हैं, चारों इवेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। और यहाँ अब आगे देखिए, इन ऑल द एबव सिचुएशंस, यहाँ से देखिए, इन ऑल द एबव सिचुएशंस सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। देन व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो इसको समझने के लिए सीधे सीधे हम डेफिनेशन पर नहीं आ रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, वी अगेन थिंक ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज देंगे भाई हम? अब जैसे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपको नजर आएगा अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिला देंगे। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, कंपाउंड सॉल्ट होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। उसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, वो भी कलरलेस होता है। तब होता क्या है? 2 कलरलेस सब्सटेंस को मिलाते हैं। ठीक उसी तरह से आप क्या देखते हैं, अगर जिंक ग्रैनुअल्स को मिला देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में या HCl में। पहले वाले केस में आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा लेड आयोडाइड का। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी जब जिंक रिएक्शन करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इन सिचुएशंस के बेसिस पर, इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम इस पोजीशन में आते हैं, हम ये कहने में समर्थ होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस विथ चेंज ऑफ स्टेट। किसके साथ? चेंज ऑफ स्टेट।
अब उसमें देखिए 2H2 प्लस O2 2H2O एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। भाई हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है, और जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करके इसको जलाता है, तो वाटर बन जाता है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक उसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी आपने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर जिंक की प्रतिक्रिया कराते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तीसरी चीज़ कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या कोई चेंज इन कलर हो। अभी PbNO3 होल टॉइस का आप एग्जाम्पल समझा रहे थे हम आपको कि पोटेशियम आयोडाइड उसमें मिलाएंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड का। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना जिसको कहा जाता है। चूना को पहले वाइट वॉश किया जाता था, आजकल तो एमल्सन आ गया, ऑयल पेंटिंग आ गया। पहले खास करके देहातों में चूना पेंट किया जाता था, तो जब पानी में उसको डाला जाता था चूने को, तो चूना क्या करता था, हीट रिलीज करता था, और उस समय अगर आप उंगली डाल दीजिए तो आपकी उंगली जल जाती थी, यानी कुछ ना कुछ हीट रिलीज करता था वहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस विथ चेंज ऑफ स्टेट, with evolution of gas, with formation of precipitate, with change in temperature। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? तो भाई ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में। एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब रिएक्ट करेंगे तो एक सब्सटेंस भी बन सकता है, एक से अधिक सब्सटेंस भी बन सकता है। तो अ प्रोसेस इन विच one or more substances are converted into different substances having different properties is known as a chemical reaction. In a chemical reaction, only rearrangement of atoms takes place and no new atoms are formed. ध्यान देने की बात यह है कि मैंने कहा कि नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, ये मैंने नहीं कहा कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो फिर तो केमिकल रिएक्शन होगा कैसे? केमिकल रिएक्शन में तो नए सब्सटेंस बनेंगे, लेकिन ये ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, जब रिएक्टेंट में ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होगा इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस एंड नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड। रीअरेंजमेंट हो जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भाई ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ का भाई? तो केमिकल रिएक्शन का। तो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, देखिए इस लाइन को, with the help of symbol and formula of various species involved is called a chemical equation। अब देखिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग है केमिकल इक्वेशन के तहत एक वर्ड इक्वेशन को, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ लिख दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन एज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ दिखाया गया Mg प्लस O2 MgO। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, डज द एबव रिटन केमिकल इक्वेशन ट्रूली रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन? अब सवाल उठता है कि क्या ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है Mg प्लस O2 MgO, ये ट्रू सेंस में एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है? आंसर होता है नो। व्हाई? अगेन द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई? एंड अगेन द आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज नॉट बीन फॉलोड, which tells that the mass of reactant is equal to the mass of products in a chemical reaction. इस लाइन पर फोकस कीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज नॉट बीन फॉलोड which tells that the mass of reactant is equal to the mass of products in a chemical reaction। यानी
कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अ केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड in order to comply with the law of conservation of mass which truly represents a chemical reaction. तो देखिए कंक्लूजन यहाँ से पढ़िएगा आगे कि कंक्लूजन में बताया गया कि केमिकल इक्वेशन सही ढंग से रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन को तभी करेगा जब वो बैलेंस्ड हो। इसलिए जो Mg+O2 लिखा हुआ है MgO, ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो करता है? तो देख लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का 24 मास होता है, मैंने इक्वेशन के नीचे लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का 2 × 16 32, दोनों मिलकर के 56 हो गया, लेकिन कितना मिला प्रोडक्ट में? 40 ग्राम। भाई 16 ग्राम गया कहाँ? तो इसलिए इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है और इसलिए ये ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली 2Mg+O2 2MgO हमने लिख दिया है। अब आते हैं कि बैलेंसिंग क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो देखिए इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसका मतलब ही होता है काटो पीटो मेथड। ये बिल्कुल आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि आगे आप जब जाइएगा 11th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़िएगा, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़िएगा, तो उसमें सर्टेन अलग से रूल्स हैं। लेकिन यहाँ जो हीट एंड ट्रायल का मतलब ही होता है काटो पीटो, और उसमें एक ख़ास चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि पहले जो बैलेंसिंग किया जाता है, पहले स्मॉल डिजिट से, जैसे देखता है 2 पहले लगा के देखेंगे, 3 पहले लगा के देखेंगे। और बैलेंसिंग का मतलब कि रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम हो जाना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक एग्जाम्पल लिया गया है और आप यहाँ कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं। राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन किसको कहा जाता है? जो बैलेंस नहीं हो, जैसे देखिए Fe+H2O, Fe3O4 H2। अब दूसरा स्टेप कहता है कि सेलेक्ट ए कंपाउंड दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब वो पूरे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको खोजना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा Fe3O4 में है, देखिए 4 है ऑक्सीजन, बाकी कोई 4 नहीं है। आयरन 1 है, यहाँ H2O में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, Fe3O4 में 3 आयरन 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन में 2 एटम हाइड्रोजन है। तो कुल मिला जुला करके सेलेक्ट द कंपाउंड दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, वो Fe3O4 निकल के आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा स्टेप कहता है कि बैलेंस ऑक्सीजन। क्यों भाई ऑक्सीजन को ही बैलेंस कीजिए? पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ बैलेंस ऑक्सीजन as it has maximum number of atoms by multiplying H2O on LHS by 4। कैसे करेंगे इसको? तो इसको पहले H2O में 4 लगा देंगे। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में H2O है, 4 जैसे ही लगाएंगे कि ऑक्सीजन 4 एटम हो जाएगा और उधर भी 4 एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब कुछ ना कुछ इसमें अनबैलेंस हो जाएगा, तब क्या करना होगा उसमें आगे? तो बैलेंस H2 बाई मल्टीप्लाइंग H2 ऑन RHS बाई 4। अब चूंकि यहाँ H2 हो गया 4 H2 हो गया ना, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 कर दिया। अब जब इधर 4 H2 कर दिया, Fe3O4 यहाँ है, तो अब देखिए आपको आयरन अनबैलेंस रहेगा। तब बैलेंस आयरन बाई मल्टीप्लाइंग इट ऑन LHS बाई 3। अब LHS में 3 लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि हाउ, इस तरह से जैसे हमने तो लिया एक एग्जाम्पल Fe+H2O Fe3O4। अब बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको ले करके आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। कुछ NCERT बुक में होंगे, कुछ रेफरेंस बुक से भी ले सकते हैं। अब कहता है कि हाउ आर द रिएक्शंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेज। जैसे मैंने प्रीवियसली अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि चूना जब पानी में डाला जाता है, लाइम को जब पानी में डाला जाता है और उसमें चूना को पानी में डाल करके तुरंत उसमें उंगली डालिए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, आ जाता है ना। कारण क्या है?
उंगली के जलने का डर होता है। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हाउ आर द रिएक्शंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेज। तो अब जिसे देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम दो लिए हैं, एक एक्सोथर्मिक, यहाँ ध्यान दीजिए, और दूसरा एंडोथर्मिक, ठीक है, और दोनों के एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं। अब एक्सोथर्मिक क्या है? दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। यहाँ देखिए, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कहीं भी कंबशन हो रहा हो, वो कार्बन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, या फिर सल्फर जल करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, या फिर मीथेन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम दे, ये सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शंस हैं। तो दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जैसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, तो 2H2 + O2 2H2O हीट इवॉल्व करेगा। और यहाँ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को कहा जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब ऑक्सीजन में जलाया जाएगा, एयर में जलाया जाएगा, तो CO2 गैस और स्टीम दोनों प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए, रिएक्शंस किसी कारण से लगता है कि यहाँ छूट गया है, लिखा नहीं पाया है। दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप देखेंगे CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, लाइमस्टोन भी कहा जाता है इसको हीट किया जाता है, तो CaO + CO2। तो भाई रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हुई ना, कैल्शियम कार्बोनेट को टूट करके CaO + CO2 देने में रिक्वायरमेंट हीट की हो गई, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, बीच में हमने यहाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिखाया है, ध्यान दीजिएगा, और 5 ब्रांचेज यहाँ से हमने कर दिया है। यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है, यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा है, देखिए बीच में, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन शो किया है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट शो किया है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इन सारे में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किया है। लेट अस स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ हमने ये मेंशन किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, वहीं उसका डेफिनेशन भी दिया है, 2 or more reactants combine together to form a single product। अब देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन ये 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हैं और मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यानी सल्फर का जलना, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। अब जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाया मैंने, Mg + O2 MgO बैलेंस दिखाया गया है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आप कॉम्बिनेशन के बाद सीधे आइए डिस्प्लेसमेंट, फिर हम डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के बाद हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ जो डेफिनेशन दिया हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ से बोर्ड में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। देखिए 2 रिएक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, दोनों पर हम चला रहे हैं, ये इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि Fe + कॉपर सल्फेट, दोनों के स्टेट लिखे हुए हैं। देखिए Fe के नीचे वहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है S और COSO4 के आगे लिखा हुआ है AQ फॉर एक्वस होता है, माने सोल्यूशन में है। Fe + COSO4 गिव्स FeSO4 एक्वस + CuS यानी सॉलिड। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट होता है, किस बात का? आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बना देता है FeSO4 और कॉपर को अलग कर देता है। यहाँ क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछा जाता है
कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज डिप्ड या प्लेस्ड या ड्रॉप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आंसर होता है कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीनिश वन। अब अगेन केस आता है जिंक प्लस HCl का, यानी जिंक ग्रैनुअल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले भी देख चुके हैं आप, जैसे हाइड्रोजन गैस जब बता रहे थे केमिकल रिएक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सब शुरू के इंट्रोडक्शन में ही हमने बताया है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है मिनरल एसिड में से, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये भी बताने के लिए होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं जिनको एक्टिव मेटल्स कहा जाता है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड में से और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा। नाउ लेट अस गो फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब टूटना अनेक तरह से होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन यहाँ हैं। बार बार इस उंगली की तरफ देखिए, यहाँ जो देखिए हम जो इंडिकेट कर रहे हैं इसकी तरफ देखिए। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट। अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता हो, तो अगर प्रोडक्ट देता हो ब्रेक डाउन हो करके, तो इसको टूटना कहा जाएगा, डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। और ये डिकम्पोजिशन डिफरेंट तरह से हो सकता है। कभी हीट के प्रेजेंस में, रेड में तीनों इक्वेशन यहाँ शो किया हुआ है, बारी बारी से देखिएगा। कभी हीट के प्रेजेंस में, कभी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और कभी सनलाइट के प्रेजेंस में। इन तीनों में से एक तो हर साल आना ही आना है बोर्ड में, कोई ना कोई एग्जाम्पल होता ही होता है, इस पर जरूर फोकस करेंगे। तो जो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, उसके लिए एक सिंगल टर्म भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। और उसी तरह से अगर सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मैंने 3 कहा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसीलिए तो ये आपके पास ये PDF में भी रहेगा कि जब आप दोबारा देखना चाहें तो बार बार इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन की। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें दोनों साथ साथ हो। जिस रिएक्शन में, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब डेफिनेशन क्या है भाई? तो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब जिसे तो फिर ऑक्सीडेशन क्या है भाई? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम आयन बनेगा, प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जैसे देखिए यहाँ Fe3+ लिखा हुआ है और उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, वो Fe2+ बन जा रहा है। Fe3+ का मतलब आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वो फेरिक स्टेट में है। एक इलेक्ट्रॉन अगर और उसको दे दिया जाए, गेन कर ले वो, तो वो फेरस स्टेट में आ जाएगा। तो फेरिक से फेरस का बनना जो होता है उसको कहा जाता है रिडक्शन। और इस तरह से एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जो दोनों एक साथ हो रहा है, उसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है H2S + Cl2 S + 2HCl। अब यहाँ देखिए Cl की तरफ से एरो दिखाया हुआ है,
HCl को यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और H2S की तरफ से एरो दिखा रहा है सल्फर को यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी इस रेडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और क्लोरीन जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन होगा। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, जैसे CuO+H2, यहाँ हमने नहीं लिखा है CuO+H2, Cu+H2O, वहाँ भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का में से ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वहाँ हो जाता है, तो वहाँ पर वो रिडक्शन हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन हो जाता है, और हाइड्रोजन जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसका जैसे कॉपर ऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन हो जाता है, और हाइड्रोजन जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। परिणाम होता है CuO+H2 गिव्स Cu+H2O, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। अब देखिए फाइनली हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ पर फोकस कीजिए। द रिएक्शन इन विच two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. अब डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन हमने लिया है एग्जांपल के लिए। AgNO3 plus HCl gives AgCl plus HNO3, BaCl2 plus Na2SO4, BaSO4 plus 2NaCl। पहले तो आपको सब फॉर्मूला का नाम जानना होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, और HNO3 कलरलेस स्टेट में सॉल्यूशन में ही रह जा रहा है। दूसरा रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखिए, बेरियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा? बेरियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब बेरियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, क्लोराइड निगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक उसी तरह से सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन प्लस सल्फेट आयन। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, सल्फेट निगेटिवली चार्ज है। अब बेरियम जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सल्फेट आयन नेगेटिवली चार्ज से मिलकर के बेरियम सल्फेट बना देगा, और ये प्रेसिपिटेट के रूप में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड के रूप में सॉल्यूशन में मिलेगा, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही रह जाएगा जो सॉल्युबल स्टेट में होगा। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन इनसॉल्युबल। बेटा यहाँ छूट गया है इनसॉल्युबल लिखना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, और इस तरह से ये आपका केमिकल रिएक्शन टॉपिक करीब करीब मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ कर दिया। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। थैंक यू।